नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल चुनावी माहौल जोरों पर है। सभी जो भावी उम्मीदवार हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान में आए हुए हैं और सभी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए हैं। तो इसी कड़ी में हम अपने चैनल के माध्यम से सभी जो भावी उम्मीदवार हैं, पंच, सरपंच, बीडीसी या जिला पार्षद, सभी के लिए हम ये माध्यम लेके आ रहे हैं कि भाई अपनी अभिव्यक्ति पेश करें और आने वाले 5 साल के लिए उन्होंने अपने क्या विचार बनाए हैं या फिर क्या विकास के मुद्दे लेकर चले हुए हैं, उसी माध्यम से हम सभी से मुखातिब हो रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे पास जो रमेश भाई साहब हैं, इनका फ़ोन हमारे पास गया और उन्होंने कहा कि हमारे से भी कुछ जो हमारे वोटर हैं या फिर जो हमारे गांव से रिलेटेड हैं उनसे हम अपने विचार साझा करना चाह रहे हैं और आने वाले 5 साल के लिए हमारे जो विचार हैं वो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने जो वोटर हैं उनके सामने रखना चाह रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और दीपावली की शुभकामनाएं सभी को और मेरे ग्रामवासियों को भी हाथ जोड़कर सभी को हार्दिक। तो रमेश भाई, अभी आप इस इलेक्शन के माहौल में आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपके जो ग्राम पंचायत राजूपाना से है उसमें जो सीट आई हुई है उसके बारे में बताएं और आपके उम्मीदवार उसके बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें। हमारे राजूपाना में भाई लेडीज जर्नल सीट आई हुई है और नॉमिनेशन मेरी धर्मपत्नी सुनीता देवी ने किया है और इसमें 7 कैंडिडेट हमारे यहाँ से नॉमिनेशन के लिए मतलब क्वालिफिकेशन थी उनकी, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उसी दौड़ में हम भी सभी अपना मिलजुल के एक इलेक्शन को बहुत प्यार से और प्रेम से आगे बढ़ा रहे हैं। दिन पे दिन हमारे मतलब एक अच्छे रुझान आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रही सोमपल भाई कि अब की बार एक कैंडिडेट पे फोकस किया जा रहा है। कैंडिडेट के ऊपर ही पूरा मतलब पूरा पन्ना या आप मोहल्ला बोल सकते हो, पूरा फोकस कैंडिडेट पे किया जा रहा है कि कौन कैंडिडेट क्या कर सकता है। तो रमेश भाई, सबसे पहले तो आप कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में हमने सर्वे के आधार पर पता चला था। गांव के लोग कह रहे थे कि भाई अभी जो रमेश भाई हैं वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं इसके बारे में। तो आप सबसे पहले आप अपने जो बैकग्राउंड में जो आपने किया, क्या कुछ आपने सोशल वर्क किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सोमपल भाई, एक्चुअली में क्या है, एक नेचुरल जो स्वभाव होता है मेरा यही है और मैं किसी स्वार्थ के लिए समाज के कार्यों में नहीं शामिल होता। मैं मेरा स्वभाव ही है कि समाज के लिए कुछ करूं। ये जनरल सीट तो अभी हुई है, इससे पहले ये रिजर्व सीट थी। तो एक 2016 में जो इलेक्शन हुआ था, मैंने इलेक्शन लड़ा था उस टाइम पे ब्लॉक का। तो उसमें उस टाइम मेरी पहली ही वोट बनी हुई थी और मेरे को इलेक्शन का ना तो कुछ इतना मालूम था ना इतना पता था। फिर भी गांव ने इतना प्रयास करके बहुत सारी वोट मेरे को दी और बहुत सारा प्यार प्रेम दिया। तो उस दिन के बाद मैंने थोड़ा सा राजनीति में कदम रखा। उसके बाद से मैंने पहले जितना मन था उससे 2 गुना 3 गुना करके समाज सेवा में मैंने अपना मन लगाया और आज भाग्य से ऐसा हुआ कि ये सीट जर्नल हुई और तो मेरे सभी ग्रामवासियों ने या मेरे मोहल्ले के सभी लोगों ने मेरे को एक अच्छा उम्मीदवार के रूप में समझा, योग्य मैंने फिर ये कदम उठाया और आज सरपंची के इलेक्शन के लिए दावेदारी ठोक रखी है हमने। तो रमेश भाई, अभी हम जिस भी सरपंच के पास जा रहे हैं, जो भी जिस भी उम्मीदवार के पास जा रहे हैं, तो सभी के अपने अपने विचार हैं। तो आपके अपनी तरफ से अभी आने वाले 5 साल के लिए आपके जो वोटर हैं आपको चुन के ऊपर भेजेंगे, सरपंची पद का उम्मीदवार आपको बनाएं, उसके लिए आपने अपनी तरफ से क्या विचार रखे हैं कि अभी 5 साल में, आने वाले 5 साल में आप अपनी पंचायत का किस माध्यम से, कैसे, किस तरह से विकास करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपको सोमपल भाई एक बात बता दूं, जैसे ही मेरा नाम आया था इस दौड़ में, उसी समय मोहल्ले के सभी लोगों को एक विश्वास, हाँ ये उम्मीदवार है जो हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे पन्ने के लिए कुछ कर सकता है। इतना मतलब उनको पता है मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी और आज के नेचर के बारे में भी, और उनको ये पता है कि ऊपर तक एक से 2 बनाएंगे। ये नहीं है कि भाई एक को भी खा जाएंगे, ऐसा सबको अनुमान यही है कि, और सबको पता है अच्छी तरह इस बात का कि जितना बजट आएगा उससे 1-2
भाग ऊपर ही हम लगा सकते हैं। तो रमेश उसमें भाई कोई आपका वो कहने का मतलब ये है कि भाई ऊपर से जो बजट आएगा या फिर जो सुविधाएं आती हैं तो उसका जो 100% से भी ऊपर आप यूज करने की कोशिश करोगे, ये कहने का मतलब है। हाँ तो रमेश भाई जितना भी हम घूम रहे हैं अपने इसके माध्यम से सर्वे कर रहे हैं, पता चल रहा है इलेक्शन के माध्यम से, तो आपके गांव में या फिर आपकी पंचायत में जो कॉमन जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने जो आम जनता है आपके जो वोटर हैं वो रख रहे हैं, तो उनमें से कुछ कॉमन सी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले आपके गांव में बता रहे कि भी पीएचसी सेंटर नहीं है, जो छोटा अस्पताल बोलते हैं जिसको। देखिए देखिए सोमपाल जी, ये सबसे पहले हमारा सबसे पहले यही उद्देश्य है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई है। और जो मेरी धर्मपत्नी है वो बी फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने डिग्री की हुई है। सबसे पहले कोशिश करूँगा पीएचसी 10 बेडों का एक हॉस्पिटल की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शहर है, जो कोई भी शहर है वो नज़दीक नहीं है। अगर बच्चे की डिलीवरी होनी है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई बाई चांस घर गांव में कोई घटना हो जाती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, भाई गाड़ी ढूंढो, ये करो वो करो। तो इन समस्याओं के लिए सबसे अच्छे, मेरे ख्याल से इनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं होगा, जो डॉक्टरी लाइन के बारे में काफ़ी हद तक जानकार भी हैं और वो इस मामले में पूरा सहयोग हमारे गांव का करेंगी। तो रमेश भाई ये तो हुई पीएचसी की बात। अभी आप जैसा विश्वास दिला रहे हो बनने के बावजूद भी ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, तो ये बातें आपको करानी भी पड़ेंगी, ये तो सीधी बात है। सभी सरपंच साहिबान को मैं बोलता हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट जो बात है वो है सरकारी स्कूल। 3 सरकारी स्कूल हैं आपके गांव में जैसा हमें पता लगा है, और तीनों सरकारी स्कूल के अंदर स्टाफ के बारे में स्टाफ की बहुत कमी है, और उसके बावजूद 4 दीवारी की समस्याएं हैं, और खेलने के लिए जो ग्राउंड है वो भी नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, इनमें सबसे पहला मुद्दा जो आपने बताया पीएचसी का, उसके बाद सेकंड जो नंबर आ रहा है वो ग्राउंड का ही आ रहा है। गांव में बच्चों के लिए कोई भी, जब मैंने ही प्रयास किया था, अनिल विज के वहाँ भी गए थे, लेकिन कोई पद या कोई ऐसी चीज़ ना होने के कारण मैं कुछ आगे बढ़ नहीं पावर के पाया, वगैरह दूर है। पावर के बगैर अधूरा है। लेकिन अब ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो आज के दिन ये मुद्दा है, ग्राउंड का ही है। क्योंकि गांव में एक नशा बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहा है, उसका कारण यही है, बच्चों की रुचि खेल में नहीं रही। और उसका कारण ये है कि ग्राउंड ही नहीं है, खेले कहाँ पे। और ना कुछ ऐसा है कि भाई कोई कोच हो या कुछ ऐसी कुछ भी चीज़ सुविधा नहीं मिल रही जिससे बच्चे भाई खेल की तरफ अपना रुझान रखें। इस कारण सबसे पहले मुद्दा बच्चों का मेरा ग्राउंड का, इसीलिए पूरे मोहल्ले का युवा, पूरे गांव का युवा मेरे से बहुत कुछ उम्मीद कर रहा है। और मैं चाहता हूँ उस उम्मीद से, उस पे तो खरा उतरूँ, उससे भी ज़्यादा कुछ करके अपने पढ़ने के लिए और अपने युवा बच्चों के लिए मैं करूँ। इसके लिए मैंने 2 चीज़ें सोच रखी हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राउंड अवेलेबल करवाऊँगा किसी भी तरह, चाहे वो गाँव पूरे गाँव को उठा के ले जाना पड़े खट्टर साहब के पास, वहाँ से एक ग्राउंड। और सेकंड नंबर पे लाइब्रेरी। देखिए आजकल ना गांव में एक माहौल बनाना पड़ेगा, पढ़ाई का हो या खेल का हो। अगर ये माहौल हम नहीं जब तक तैयार कर सकते, जब तक युवा नहीं बढ़ सकता। इसके लिए हमें अपना मतलब सारी तन मन धन से सेवा करनी पड़ेगी इस काम के लिए। अगर ग्राउंड मान लो सरकार ने थोड़ा सा कम बजट दिया, गांव को इकट्ठा करना पड़े, तो वो भी कोशिश मेरे से जितना बनेगा मैं उससे भी दुगना सहयोग करूंगा इस चीज़ में, सब ग्राउंड के लिए स्पेशल। और ये ग्राउंड जब तैयार होगा सोमपाल जी, उसके बाद हमारा युवा वहाँ खेलने जाएगा, वो किसी भी उल्टे काम में या किसी भी नशे पते के आदी नहीं होगा। इससे काफ़ी अच्छा सुधार होगा गांव में। दूसरा, लाइब्रेरी एक वो चीज़ है जहाँ पे बच्चा रिलैक्स बैठ के, वहाँ पे सारी बुकें होती हैं, वो पढ़ सकता है, वो नॉलेज ले सकता है। बिल्कुल। घर में आजकल नहीं है, गांव में ऐसा माहौल नहीं है। घर में भाई कभी भाई कुछ ये काम वो काम ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरी सोच ये है कि गांव में एक अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए। ज़मीन है गांव में, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है। और सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं या पहले थे, और अब मेरे में बस यही डिफरेंस है। मैं कुछ हटके सोचता हूँ, अलग करने की सोचता हूँ, उसमें चाहिए मेरे को कितना भी कुछ भी करना पड़े। तो रमेश भाई आपका कहने का मतलब ये है कि भी जो ग्राउंड है उसके लिए भी आप डिमांड रखोगे आगे चल के, और एक जो कोचिंग लेने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं वो भी आपने जो प्रॉब्लम है वो फेस की है, कुछ युवा आपके पास बैठते हैं वो बताते हैं। तो इस अभी आगे जो चल के आप 5 साल के जो योजनाएं बनाए हुए हैं उसमें उसी में मैं एक कड़ी शामिल कर रहा हूँ। जैसे अभी हम आ रहे थे पहले भी, या फिर गांव के जो लोग इस समस्या को फेस कर रहे हैं कि पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है। मतलब काफ़ी तालाब हैं लेकिन उनके अंदर पानी बहुत ही गंदा पानी है, और उसके लिए पशुओं के लिए है, तो वो ये भी एक समस्या है। तो आप एक
कल को आपको चुन के भेजेंगे, तो इस समस्या के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए सोमपाल जी, पशुओं की समस्या एक्चुअली में एक तो बहुत ही कम आजकल गांव में पशु रखने लगे, और रख रहे हैं वो सिर्फ घर में ही कैद होके उनकी नस्ल जो है वो खराब होने लग रही है। ठीक है, वो दूध नहीं है जो एक्चुअली जो उनको मिलना चाहिए, या मतलब जो भी उनको जितने भी विटामिन प्रोटीन उसमें होते हैं वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पशु है उसको घूमना भी ज़रूरी है, उसको तालाब में भी जाना ज़रूरी है। लेकिन हमारे पहले जो तालाब था आज के दिन वह उससे इतना बुरी हालत हो रखी है उस चीज़ की, आप देख सकते हो, कभी आप दिखाना भी। इसके लिए मैंने अपना खुद एक अपना पर्सनल एक डाटा बना रखा है कि तालाब को तालाब कैसे रखना है। उसके लिए मैं सरकार के पास टेंडर डालूंगा, सरकार से दरखास्त करूंगा कि जो ये वाटर पॉन्ड की जो वो चली हुई स्कीम, इसके तहत इसमें पीने के लिए पानी अलग और पशुओं के लिए अलग, ताकि और गंदा पानी अलग अलग। इसमें क्या होता है, ये अगर वाटर पॉन्ड का हमारा ये सिस्टम बन जाएगा तो इसमें क्या होता है, जो भी पानी आता है उसको सारे को सर्कुलेशन करके उसको साफ किया जाता है। वही गंदा पानी इतना बिसलरी के जैसा पानी बन जाता है, जो पीने योग्य भी है, जो पशुओं के योग्य भी है, और जो काफ़ी कामों में, हर काम में मतलब वो सहयोग करता है। तो रमेश भाई, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो विचार रख रहे हैं, जो आप पॉइंट रख रहे हैं, वो आप उन पे बढ़ने के बाद गौर भी करेंगे। और एक पॉइंट हमारे सामने ये आया कि अभी मीडिया है, बेबाक है, जो हमारे सामने बात आती है, चाहे कोई सरपंच इसमें अपने दिल पे ले, चाहे कोई कैसे भी ले, लेकिन एक बहुत भारी समस्या है कि गांव के अंदर जो लेडीज़, जो हमारी माता बहन हमें समस्या बताती हैं कि नुक्कड़ नुक्कड़ पे, यानी कि कॉर्नर कॉर्नर पे शराब खुली बिक रही है, और उससे उनको परेशानी है कि वो खुद कमा के लेके आती हैं, उस कमा के लेने के बावजूद भी वो उनको जीने नहीं देती अच्छी तरह से। यानी कि कहने का मतलब ये है भाई, कोई भी ये समस्या, इस तरह की समस्या हल कराने के लिए सरपंच के माध्यम से ये समस्या हल हो जाए, तो जितनी भी हमारे गांव की जो लोग बताते हैं कि हमारे गांव की महिलाएं इस चीज़ से परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए भी आपने कोई विचार ये नुक्कड़ का जो सिस्टम है इनको बिल्कुल बंद कर देंगे। तो रमेश भाई, ये तो ही शराब की समस्या जो आप कह रहे हो कि सॉल्व हो जाएगी ये, लेकिन एक समस्या और भी गंभीर है इससे भी, जो ये है कि जो युवा घूम रहे हैं, तो उनके लिए कुछ समाधान हो, या फिर उनके लिए रोजगार के कोई आप अवसर लेके आओ, ऐसा कोई प्लांट वगैरह लेके आओ, या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा माध्यम भी है कि भाई वो नशे को छोड़कर अपने रोजगार के लिए बढ़े, अपने घर वालों को कुछ कमा के दें। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो सोमपाल जी, एक आपको घोर सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आज कोई सरपंच पद का उम्मीदवार आपसे मीडिया पे ये झूठ बोल दे कि मैं रोजगार पैदा कर दूंगा, तो ये बिल्कुल झूठ बात। साल में अपने समाज के लिए, आपको ने सुना भी होगा नाम, मैंने हर वो तप किया है, हर वो चीज़ की है समाज के लिए जिससे समाज आगे आ सके। मैं इतनी कोशिश कर सकता हूँ इस समाज के लिए कि मैं केंद्र सरकार तक टक्कर मार के कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे 100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी युवा भाइयों को रोजगार मिले, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं ऑन मीडिया चैनल पे बोल रहा हूँ। रमेश भाई, एक जो हमारे चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, या फिर जितने भी भावी सरपंच हैं, आपको भी इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक गांव से बीबीपुर आपने सुना होगा, उससे एक सरपंच हैं, वो कंटिन्यू बैठे ही बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि भाई वो यदि अपने वार्ड में या फिर अपनी पंचायत के अंदर किसी को कोई जेन्युइन, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है, या फिर उसको कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, या फिर उसके घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो उस समय पे सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, और जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सुनने के लिए हर सप्ताह तो नहीं, 15 दिन में वो एक जनता दरबार लगाते हैं, और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने सर्च किया था उनके बारे में, तो इसी, क्या आप उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे बनने के बाद? देखो सोमपाल जी, एक मेरे पास कोई मतलब एक मैं प्रतिनिधि चुना हुआ नहीं हूँ अभी। जब भी ये ऐसा मौका मिलेगा, दरबार आज भी लगता है, मतलब एक युवा सर्कल का। जब भी किसी युवा की कोई समस्या होती है तो उसमें मुझसे जो भी सहयोग बनता है, मैं उस सहयोग को करने के लिए 24 के 24 घंटे तैयार रहता हूँ। और आपने भी शायद देखा होगा, कई बार युवा को बहुत उम्मीद है, और युवा ने ही इस इलेक्शन को बिल्कुल अपने खुद रमेश बन के हर काम को वो कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी द्वेष भावना से किसी का ऐसा नहीं चल रहा है। हाँ, ये बात है कि अगर अब इलेक्शन जो चल रहा है, ये इलेक्शन एक सब परिवारवाद से उठकर
सब जात पात से उठकर सिर्फ एक कैंडिडेट की ओर ध्यान रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस इलेक्शन में आज ये है, कल आने वाले इलेक्शन में ऐसा काम हो जाएगा कि कोई जात पात नहीं होगी, कोई परिवार नहीं होगा। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के काम करने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल होगा, वही आगे एक सरपंच बनेगा या कुछ भी बनेगा। मेरी कोशिश यही जारी रहेगी कि इतना अच्छा काम करें इस मोहल्ले में, इस पाने में, कि आगे मतलब या तो जनता की पुकारी हो या फिर नाम हो, गांव का नाम भी हो और या जनता की पुकार हो, जब भी वही प्रतिनिधि आगे सरपंच बनेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा। आपका कहने का मतलब ये है कि आप इतने अच्छे कार्य करने की कोशिश करोगे कि आने वाले टाइम पे चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े। तो रमेश भाई, अंत में आप अपने जो आपके जो वोटर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे अपने चुनाव के माध्यम से, आपके चुनाव चिन्ह के माध्यम से, या फिर आप लास्ट में उनसे आपको 2 तारीख को आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाए, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हो लास्ट में? मैं पूरी जनता से यही अपील करूंगा कि परिवारवाद के चक्कर में ना फंसे, जातवाद के चक्कर में ना फंसे, और एक कैंडिडेट को, योग्य कैंडिडेट को, जो समाज के बीच में रहता है हमेशा 24 घंटे सेवा करने के लिए, और जो आगे जाके भी कुछ भी, ये इलेक्शन आने के बाद एक ऐसा मतलब एक योग्य उम्मीदवार के रूप में मेरे को मोहल्ले ने देखा है, जिसके कारण पूरे के पूरे परिवार एक छतरी के नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो ना परिवार को देख रहे हैं, वो सिर्फ कैंडिडेट की योग्यता को देख रहे हैं। तो इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन पहले नहीं हुआ हमारी याद में। अब पूरा का पूरा हमारा मोहल्ला है, एक हो चुका है। और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि हमारा जो निशान है, अनाज बरसाता हुआ किसान। सोमपाल जी, सबसे अच्छी बात है, निशान भगवान ने मतलब एक्चुअली में सुन के ही ऐसा आया देते हैं है हम लोग। कि आदमी सुनते ही उसके दिल में छा जा रहा है। किसान के ही बेटे हैं, किसान के लिए काम करना है, किसानों का ही गांव है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ रही, एक बरसाता हुआ किसान जो अपने अन्न अन्न को देवता मानता है, हमें वो चुनाव चिन्ह मिला है। और आने वाली 2 नवंबर को मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ, पूरे मोहल्ले के वासियों से अपील करता हूँ कि किसान का बटन दबा के और मुझे ये मौका दे। और मैं बार बार यही प्रार्थना करूँगा सभी ग्रामवासियों से कि मैं तुम्हारी हर एक बात पे खरा उतरूँगा। जो भी आपको मेरे से उम्मीद है, मैं उन बातों से कभी नहीं भागूंगा। मैं धन्यवाद रमेश भाई। जैसा कि आप देख रहे थे, हम राजूपाना से भावी सरपंच भाई रमेश के विचार सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों को और इनके वोटरों को ये पसंद आएंगे। और आपको ये कवरेज कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।